सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मालाबार सैन्य अभ्यास और क्वाड ग्रुप के सैन्यकरण के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे कि मालाबार सैन्य अभ्यास क्या है, क्यों चर्चा में बना हुआ है, क्वाड ग्रुप क्या है और क्यों इसके सैन्यकरण की चर्चाएं हो रही हैं। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह टॉपिक आईआर अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैप का हमें सहारा लेना होगा, जिससे हमारे टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ सके। ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो है कि वर्ल्ड का मैप है। इसको देखेंगे तो आपको यह जो क्षेत्र दिखाई देगा, इस क्षेत्र को बोलते हैं इंडो पैसिफिक एरिया। तो यह जो आपका इंडो पैसिफिक का एरिया है, इसमें अगर देखेंगे तो आपको एक सुपर पावर दिखाई देगा इंडिया। यहीं पर इससे अगर थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको एक और महत्वपूर्ण देश दिखाई देगा, वह है ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो आपको चाइना दिखाई देगा और चाइना के समीप में ही जापान दिखाई देगा। तो जो आज का हमारा पूरा डिस्कशन है वह इस एरिया पर नियंत्रण और साथ ही साथ यहां पर शांति स्थापित करने के प्रयास और अपने अपने देशों के द्वारा सोचने की रणनीति पर निर्भर। यह जो टॉपिक है यह आपको बताएगा कि किसी एक क्षेत्र को लेकर कितने देशों की कितनी अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। इसको एक मैप से और समझिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इंडो पैसिफिक रीजन को दिखाया गया है। फिर से अगर इंडो पैसिफिक जो रीजन है इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो विश्व के सर्वाधिक इंपॉर्टेंस एरिया में से इसको जाना जाता है। कहा यह भी जाता है कि आने वाले समय में जो इंडो पैसिफिक रीजन पर अपना नियंत्रण रखेगा वही पूरे विश्व को रेगुलेट करेगा। इसलिए यह जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझेंगे और इस वीडियो को हम दो पार्ट में, ऐसा नहीं करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम दो तरह से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मालाबार सैन्य अभ्यास पर, और जब मालाबार सैन्य अभ्यास को हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम बात करेंगे क्वाड ग्रुप को और फिर से दोनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो बेहतर समझ है वह विकसित हो पाएगी। तो सबसे पहले मालाबार सैन्य अभ्यास को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद क्वाड ग्रुप को समझेंगे। 1990 का दशक कई प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के लिए जाना जाता है। जैसे इंडिया के संदर्भ में हम बात करें तो हमने एलपीजी का मॉडल अपनाया। राजनीतिक संदर्भ में बात करें तो आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, कोल्ड वॉर अर्थात शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो जो शीत युद्ध की समाप्ति होती है वो भी 1990 के दशक में होती है। शीत युद्ध में क्या हो रहा था, आर्थिक और राजनीतिक तथा सामरिक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास अमेरिका और उसके समर्थित देशों के द्वारा किया जा रहा था और यह प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसका। दूसरे तरफ सोवियत संघ था जो साम्यवादी आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा था और उसके साथ कुछ और देश थे और इस तरह से दुनिया जो है कि दो खांचों में बटी हुई थी। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन होता है और यह घटना 1990 के दशक में हो रही है तो उसके बाद जो कि पूरा विश्व का जो सिनारियो है वो चेंज हो जाता है। शीत युद्ध खत्म होता है तो यह अब भारत की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है। भारत की भूमिका इसलिए बढ़ जाती है कि शीत युद्ध में भारत ने गुट निरपेक्ष का जो है कि कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था और यह डिसाइड किया था कि भारत ना ही तो सोवियत संघ के खेमे में जाएगा और ना ही अमेरिका के खेमे में जाएगा और इस तरह से भारत जो है कि दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन हुआ क्या कि शीत युद्ध जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद भारत ने सभी देशों से, सब ध्यान दीजिएगा, सभी देशों से अपने संबंध में बेहतर करने के लिए प्रयास किए और इसी के क्रम में अमेरिका के साथ वर्ष 1992 में मालाबार सैन्य नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। तो मालाबार जो यह जॉइंट एक्सरसाइज प्रारंभ किया गया वह 1992 में किया गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि यह तो क्या हुआ कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ
भारत ने डिसाइड कर लिया है कि वह क्या करेगा, अमेरिका के खेमे में जाए। जबकि स्थिति यह है कि भारत ने कहा कि जिस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर भारत बढ़ा था उसी को रखेगा, लेकिन हिंद क्षेत्र में अर्थात हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की जो भूमिका है या जो उसका महत्व है उसको बनाए रखेगा। और इसी के क्रम में भारत ने अमेरिका के साथ 1992 में कहा कि हम मालाबार सैन्य अभ्यास करेंगे और इस तरह से दो देशों के द्वारा एक जो है कि सैन्य अभ्यास का प्रारंभ किया जाता है। भारत का जो मकसद था इसे प्रारंभ करने का वह यह था कि हिंद महासागर क्षेत्र में वह शांति स्थापित करेगा, जो समुद्री क्षेत्र में जो नौ परिवहन के क्षेत्र में चुनौतियां आती हैं उनको टैकल करेगा। आपको पता है समय है 1990 के दशक का। इस समय आपने अगर मूवी वगैरह देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि इस समय की घटनाओं में एक प्रमुख घटना हुआ करती थी, वह थी समुद्री डकैती। आपने जो है कि सुना होगा, चाहे वह जिबूती का नाम हो, सोमालिया का नाम हो या फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं उनका नाम हो, कई बार उनका जिक्र क्या आता है कि समुद्री लुटेरों के रूप में। तो यह जो समय था कई प्रकार के उतार चढ़ावों से गुजर रहा था। तो भारत ने कहा कि इस क्षेत्र में हमें सैन्य जो है कि शांति स्थापित करने के लिए अपनी जो नेवल एक्सरसाइज है या जो नेवल कैपेसिटी है, नेवी की क्षमता है, उसको बढ़ाना चाहिए। और इसी के क्रम में 1992 से हर साल भारत और अमेरिका जो है कि यह सैन्य अभ्यास करते हैं जिसका नाम है मालाबार सैन्य अभ्यास। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें एक बार शामिल किया गया, लेकिन चीन के विरोध के कारण वह इससे अलग हो गया, क्योंकि इस समय जो चीन का प्रभाव था ऑस्ट्रेलिया पर ठीक ठाक था और जो है कि किसी भी तरह से ऑस्ट्रेलिया चीन को नाराज नहीं करना चाहता। तो कुल मिलाकर भारत और जो है कि अमेरिका के द्वारा अभ्यास प्रारंभ किया गया। बीच में जो है कि ऑस्ट्रेलिया को मिलाया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। लेकिन वर्ष 2015 में फिर से परिवर्तन होता है और इसमें जापान को हम लोगों ने शामिल कर लिया और जो मालाबार सैन्य अभ्यास था वह त्रिपक्षीय हो गया, अर्थात 3 देशों के द्वारा किया जाने वाला सैन्य अभ्यास बन गया। वर्ष 2017 में यह अभ्यास चेन्नई के तट पर आयोजित किया गया। वर्ष 2018 में फिलीपींस के गुआम तट पर इसको आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में यह जापान में आयोजित हुआ और वर्ष 2020 में यह फिर से बंगाल की खाड़ी में आयोजित होने जा रहा है। और जब यह आयोजित होगा नवंबर के माह में, तो इसमें भारत होगा, अमेरिका होगा, जापान होगा और ऑस्ट्रेलिया भी होगा। वही ऑस्ट्रेलिया जो चीन के विरोध के कारण इससे बाहर हो गया था। वर्ष 2007 में एक बार फिर शामिल होने के बाद, जब वर्ष 2007 में इसमें शामिल हुआ था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया फिर से जैसा कि हमने बताया अलग हो गया था। तो उसने कहा था उसी समय कि हम इसमें सदस्य के रूप में तो शामिल नहीं हो सकते, लेकिन आप हमें पर्यवेक्षक सदस्य बना लो। लेकिन उस समय भारत ने कोई इस पर जो है कि रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन भारत भी जो है कि कई बार यह सोचता था कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे क्या हो जाए, चीन नाराज हो जाए। अर्थात भारत की भी जो एक भूमिका थी वह यह थी कि हमें विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है और हमारा जो सैन्य अभ्यास है वह हम किसी सैन्य दृष्टिकोण से नहीं करते, वह हम हिंद क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए करते हैं। तो इसलिए चीन को नाराज करने की जरूरत नहीं है। तो 2007 में जब ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ, बाद में जब अलग हो गया, तो भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया को अपने पक्ष में करने या फिर इसमें शामिल होने के लिए बहुत प्रेशराइज नहीं किया। लेकिन हाल के समय में देखेंगे तो जो उस समय के समीकरण थे वह अब बदल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और जो चीन के संबंध हैं वह तनावपूर्ण हो चुके हैं। दूसरी तरफ भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं वह मजबूत हुए हैं, वह बेहतर हुए हैं और साथ ही साथ दोनों देश अर्थात भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के नजदीक आए हैं। कुछ माह पहले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक दूसरे के जो द्वीपीय सैन्य बेस हैं अर्थात द्वीपों पर जो सैन्य बेस बनाए गए हैं उनका उपयोग करने का समझौता किया। आसान संदर्भों में कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि भारत को लगता है कि किसी ऑस्ट्रेलिया के जो नेवी वाला बेस है उसका यूज करके हमें अपने आप को सुरक्षित करना है तो भारत ऐसा कर सकता है। ठीक इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है। इस प्रकार का समझौता होना यह बताता है कि दोनों देशों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वह कितनी बेहतर हो चुकी है।
तो दो संदर्भों में समझिए। एक तो क्या था कि जो समीकरण भारत और ऑस्ट्रेलिया के चीन के साथ 2007 और 8 में थे, अब वह नहीं रहे। दूसरा क्या हुआ है कि भारत के जो संबंध है ऑस्ट्रेलिया के साथ वह बेहतर हुए हैं इस समय, जबकि कोरोना काल है। तो कोरोना काल में चीन के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं एक्सट्रीम लेवल पर क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। और कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि जब लगा कि अब युद्ध हो ही जाएगा। ऐसी स्थिति में जरूरत था कि हम क्या करें कि चीन को यह समझाने का प्रयास करें कि भारत जो है कि अपनी जो पहुंच है या जो उसकी जो राजनीतिक और सामरिक पकड़ है उसका प्रयोग करके वो पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर सकता है। इसी के कारण कई समीक्षकों का मानना था और साथ ही साथ जापान और अमेरिका जैसे देशों का भी मानना था, और वह भारत पर दबाव डाल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को भी अब मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल कर लिया जाना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया भी खुद अभी प्रयास कर रहा था कि अब हमें क्या करना है कि चीन को कंट्रोल करने के लिए इंडो पैसिफिक एरिया में चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व और उसकी आक्रामकता को रोकने के लिए हमें ऐसा जरूरी है करना। और इसी के कारण जो है कि ऑस्ट्रेलिया को क्या किया गया है, इस बार शामिल कर लिया गया। अभी कुछ समय पहले ही 6 अक्टूबर 2020 को टोक्यो में आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल करने पर चर्चा हुई। चीन ने जरूर इस पर जो है कि ऐतराज जताया, लेकिन भारत ने चीन की चिंताओं को दरकिनार करते हुए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा, ग्रीन सिग्नल दिया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया क्या हो सकता है, इसमें शामिल हो सकता। अब जो है कि सार्वजनिक घोषणा की जा चुकी है कि नवंबर माह में जब मालाबार सैन्य अभ्यास होगा तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी क्या होगा, शामिल होगा। अब एक शब्द और आया है क्वाड। तो देखिए क्वाड ग्रुप को हम बहुत डिटेल में समझने वाले, आसान संदर्भों में अभी ये समझ लीजिए कि क्वाड जो है वह 4 देशों का एक ग्रुप है। 4 देश कौन से हैं? वही देश हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अर्थात भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ ही साथ इसमें अमेरिका है और जापान है। तो 4 देश जो अब मालाबार सैन्य अभ्यास करेंगे, यही सदस्य देश क्या है, क्वाड ग्रुप का हिस्सा है। और ये जो क्वाड ग्रुप है ये बहुत मजबूत है, आगे मैं इसका डिस्कशन करूंगा। तो कुल मिलाकर अब ये हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया भी क्या रहेगा, इसमें शामिल होगा। मालाबार 2020 जो आयोजित होगा, इसमें अब जो है कि क्वाड समूह के चारों देश अर्थात भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ क्या करेंगे, जो है कि सैन्य अभ्यास करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय ने इसीलिए कहा है कि यह अभ्यास चारों देशों की क्षमता को बढ़ाएगा ताकि शांति और स्थिरता इस पूरे क्षेत्र में कायम की जा सके। और इस शांति और स्थिरता में चुनौती उत्पन्न किया जाता है बार बार, वह है चाइना के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया का मानना है कि मालाबार जैसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास समुद्री क्षमता को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। शब्द क्या है, खुला और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि कई बार आपने सुना होगा कि हिंद जो है कि साउथ चाइना सी में जो चीन की भूमिका है वो बढ़ गई है, उसने किसी देश के जहाज को रोक लिया, या फिर वह दावा करता है कि इस एरिया में से गुजरने के लिए हमारे परमिट की जरूरत होगी। तो यही ऑस्ट्रेलिया का जो है कि ऐतराज रहा है। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि अगर इधर 2 सालों में आप देखेंगे तो चीन ने जिस तरह से आक्रामकता चाहे साउथ चाइना सी हो उधर दिखाया है, जापान के साथ दिखाया है, अमेरिका के साथ दिखाया है, और अब जो है कि भारत की सीमा पर जिस प्रकार का वह व्यवहार कर रहा है, उसकी जो छवि है साम्राज्यवादी, वो सभी देशों के सामने आ चुकी है। और लोगों को एहसास हो चुका है कि अगर हमने चाइना को नहीं रोका तो चाइना सब कुछ हड़पने के प्रयास में वह कई देशों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देगा और खुद भी क्या होगा, उसमें शामिल हो जाए। इसलिए जो मालाबार सैन्य अभ्यास है वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास में माना जाता है, और अब उसकी जो शक्ति है और बढ़ जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया इसमें जुड़ जाएगा।
आपको पहले ही बता दें कि इसमें जो है कि 1 लाख टन वजनी जो विमान है यूएसएस निमित्ज, इसको ध्यान रखिएगा, और परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ये भी यूएस निमित्ज एएफ जो है कि 18 फाइटर जेट इसमें पहले से हिस्सा लेते आए हैं। भारत की तरफ से आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस शिवालिक, इसको सही कर लीजिएगा, तो आईएनएस शिवालिक श्रेणी के जो युद्धपोत हैं वह शामिल होते हैं। कुल मिलाकर पहले से ही मालाबार सैन्य अभ्यास, जबकि अमेरिका और साथ ही साथ जो है कि जापान और भारत जब मिलकर करते थे तो अपने आप में एक बड़ा कद रखता था, लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया है तो इसका कद अपने आप और बढ़ गया है। आने वाले समय में भारत और अमेरिका का जो सहयोग है वह रक्षा और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बढ़ने वाला है। 26 और 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच 2+2 फॉर्मेट पर रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। स्वाभाविक है जब इस प्रकार की चर्चा होगी और जब क्वाड ग्रुप या दूसरे शब्दों में कहें तो मालाबार सैन्य अभ्यास में जब सभी देश अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर उठेगी कि इंडो पैसिफिक एरिया में किसकी क्या भूमिका होनी चाहिए और कैसे हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं। बीजिंग अर्थात चाइना इस समुद्री जो चतुर्भुज है, जो क्वाड ग्रुप है, इसको एक एशियाई नाटो के रूप में देखता है। अर्थात वह कहता है कि यह अमेरिका के द्वारा जैसा नाटो ग्रुप बनाया गया था, यह एक एशियाई नाटो है और यह चीन को बाधित करने के लिए। वहीं भारत अमेरिका जैसे देशों का कहना है कि हम कोई एशियाई नाटो नहीं बना रहे, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है इसमें किसी देश की आक्रामकता को बढ़ने ना दिया जाए, इस पूरे क्षेत्र में जो है कि शांति स्थापित किया जाए और असुरक्षा को सुरक्षा में बदला जाए। तो ये तो समझा हमने मालाबार सैन्य अभ्यास। अब थोड़ा सा हम क्वाड ग्रुप के विषय में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आखिर क्वाड ग्रुप का सैन्यकरण से क्या मतलब है। बार बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, पूरा जो मालाबार है फिर से रिपीट होगा, देखिएगा अलग रूप में। कुछ माह पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि क्वाड ग्रुप में क्षमता है कि वह हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र और अन्य महासागरीय क्षेत्र में नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु मिलकर नेविगेशन संचालन को ऑपरेट कर सकता है। यहाँ कुछ शब्द हैं उनको ध्यान दीजिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन, इसका मतलब यह है कि अगर क्वाड जो ग्रुप है ये इसके पास वो क्षमता है कि कहीं पर भी जो संचालन क्षेत्र चाहे हिंद प्रशांत क्षेत्र का हो, हिंद महासागर क्षेत्र का हो, उसमें स्वतंत्र नेविगेशन को वह स्थापित कर सकता है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के इस बयान से कयास लगाए जाने लगे थे कि भारत हिंद महासागर, प्रशांत क्षेत्र और अन्य महासागरीय क्षेत्र में क्वाड ग्रुप के दूसरे देशों अर्थात अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर सकता है। ज्वाइंट पेट्रोलिंग का मतलब यह है कि चारों देशों की नेवी एक साथ पेट्रोलिंग कर सकती है, कयास लगाए जाने लगे। अगर कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह क्या होगा, क्वाड ग्रुप का सैन्यीकरण का रास्ता प्रशस्त होगा। क्वाड ग्रुप का सैन्यीकरण का मतलब क्या है कि क्वाड ग्रुप जो अभी एक औपचारिक संगठन है यह क्या हो जाएगा, एक मिलिट्री वाले संगठन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से अगर होता है तो इसको कहेंगे क्वाड का सैन्यीकरण, अर्थात सेनाओं की इसमें भागीदारी बढ़ जाएगी। भारत जो है कि परंपरागत रूप से हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी तरह के सैन्यीकरण को लेकर उत्साहित नहीं रहा है, इसलिए भारत क्वाड ग्रुप के सैन्यीकरण को भी नकारता रहा है। शब्द है नकारता रहा है। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं तो कई बार हमें अपनी विदेश नीति में कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भारत ने सैन्यीकरण प्रारंभ कर दिया, लेकिन जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार सैन्य अभ्यास में शामिल किया है, जिसमें वही सदस्य देश हैं जो क्वाड के सदस्य हैं, तो लोग कह रहे हैं कि तो सैन्यीकरण प्रारंभ हो गया है। हालांकि मैं आगे क्लियर करूंगा कि जो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है और जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग
पेट्रोलिंग है या जो सैन्यकरण है उन दोनों में अंतर है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से ही किसी देश के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग हेतु राजी होता है, क्योंकि भारत का मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में किसी अन्य देश की उपस्थिति से भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव कम हो सकता है। और भारत हमेशा कहता आया है कि हम सक्षम हैं हर कुछ करने में, हर तरह की विषम परिस्थिति को टैकल करने में, इसलिए ज्वाइंट पेट्रोलिंग वह नहीं करता। लेकिन भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इस प्रकार की ज्वाइंट पेट्रोलिंग की है। भारत मालाबार सैन्य अभ्यास में अभी तक ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने पर राजी नहीं होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, राजी हो गया है। कुल मिलाकर यह है कि सैन्यकरण अगर अभी नहीं हुआ है तो आने वाले समय में हो सकता है। और जिस तरह से चीन अपनी आक्रामकता दिखा रहा है तो भारत उसके प्रति उत्तर में क्वाड ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है। प्रश्न आएगा कि क्वाड क्या है, पूरा अब डिटेल में समझते हैं। क्वाड दरअसल 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए देशों के साथ मिलकर बनाया गया। कुल मिलाकर क्या है, इसमें वही देश हैं जिनका हम अभी तक जिक्र कर रहे हैं, इनका क्या है, एक संगठन, एक समूह। हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में जो कुछ समुद्री भागों के हिस्से को, अर्थात जो हिंद और प्रशांत का क्षेत्र है, इसको इंडो पैसिफिक के नाम से जानते हैं। और इसमें जो देशों की संख्या है वो 38 है, जो पूरे विश्व क्षेत्र का लगभग 44% एरिया कवर करता है। 44% एरिया को संतुलित करने के लिए, यहां पर शांति और स्थिरता बनाने के लिए और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका पालन सुनिश्चित करवाने के लिए क्या बनाया गया है, क्वाड ग्रुप बनाया गया। और यही क्वाड ग्रुप अब क्या हो गया है, मालाबार सैन्य अभ्यास में एक साथ मिलकर आ रहा। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी देश के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उत्पन्न हो रही भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर वर्ष 2007 में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्वकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड नामक अनौपचारिक समूह की शुरुआत की थी। तो पहले क्या था, यह अनौपचारिक था, प्रारंभ किया गया इसको 2007 में। वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर हो गया। यह वही समय है जब वह मालाबार से बाहर हुआ था, जिसके कारण जो क्वाड ग्रुप का सिद्धांत वो शिथिल पड़ गया। लेकिन वर्ष 2017 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर क्वाड को क्वाड 2.0 के रूप में फिर से पुनर्जीवित किया। और क्वाड मार्च में जो कि कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई, और इस समय पहली बार जो भी मीटिंग हुई थी इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल होते। लेकिन हमको बस इतना समझना है कि जो क्वाड 2007 में बना वह फिर से 2017 में क्या हो गया, जो है कि एक्टिव हो गया। और उसके बाद से ही कई लोग कह रहे हैं कि इसको चाइना को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आधिकारिक तौर पर भले ही क्वाड को लेकर कुछ कहा जाए, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को रोकने के लिए ये जो लोकतांत्रिक देश हैं एक साथ आए हैं। और क्वाड का चीन के अलावा रूस भी क्या करता है, विरोध करता है। लेकिन भारत ने रूस की चिंताओं को समझा है और हमेशा कहा है कि वह क्वाड ग्रुप में किसी भी इस प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देगा जिससे रूस को चिंतित होने की जरूरत है। आसियान के कुछ देश क्वाड का खुलकर समर्थन करते हैं, जबकि अन्य देश चीन को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए वह क्वाड के संदर्भ में जो अपनी प्रतिक्रिया है वह खुलकर नहीं देते या सधे हुए भाव में देते हैं। जो क्वाड का उद्देश्य है वह नेविगेशन की स्वतंत्रता, ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता, मतलब उस रास्ते से जो फ्लाइट उड़ती हैं उनकी स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान, समुद्री क्षेत्र में शांति और सुरक्षा, परमाणु अप्रसार जो का कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाना है। भारत ने समुद्र में आने जाने की आजादी के सिद्धांत पर जोर देकर समुद्र के अंतरराष्ट्रीयकरण और उसके कानून का सम्मान कर चारों देशों के साथ साझा
विचार विमर्श कर तालमेल बैठाकर अपने लिए एक खास जगह बनाई है। और इसी खास जगह का मतलब ये है कि भारत अगर इन सभी देशों को किसी एक डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़ता है तो सभी देश इसको स्वीकार करने का राजी हैं। आपको पता है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है, अगर कोई बाहरी देश, ये बाहरी देश का मतलब ये है कि जो डायरेक्ट यहां पर जुड़ा हुआ नहीं है, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी, कोई देश, अगर इंडो पैसिफिक एरिया में किसी देश पर वो भरोसा कर सकते हैं तो सबसे ज्यादा भरोसेमंद देश है भारत। स्वाभाविक है, भारत ने जो कुछ भी कमाया है इसके पीछे क्या है, उसका लोकतांत्रिक मूल्य और साथ ही साथ जो अप्रसार की नीति है या जो दूसरे देशों में हस्तक्षेप ना करने की नीति है। लेकिन भारत भी इस चीज को लेकर हमेशा सतर्क रहा है कि यदि कोई देश उसके सीमाओं पर जो है कि असुरक्षा उत्पन्न करता है, उसको चुनौती उत्पन्न करता है, तो भारत ने जो अभी अपना एक रणनीतिक महत्व बना रखा है उसका वह प्रयोग कर सकता है। भारत ने क्वाड के सैन्यकरण को लेकर परंपरागत रूप से अरुचि ही दिखाई है और कई मौकों पर तो क्वाड के सैन्यकरण के मुद्दे का भारत ने खुद ही क्या किया है, विरोध भी किया है। भारत का कहना है कि क्वाड का उपयोग असैनिक और नागरिक मुद्दों के लिए ही होना चाहिए। वर्ष 2018 में सांग्रीला डायलॉग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को भौगोलिक सिद्धांत प्रदान करता है, ना कि यह कुछ देशों के लिए विशेष रणनीति पर बल प्रदान करता है। तो जो भौगोलिक सिद्धांत का मतलब यह है कि भारत ये समझता है कि इस क्षेत्र का जो प्रयोग करना है वह सिर्फ शांति और सुरक्षा के लिए करना है, ना कि किसी देश को साधने के लिए करना। कुछ माह पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को वरीयता ना देने का यह मतलब नहीं है कि भारत किसी अन्य संगठन या तंत्र का हिस्सा बनेगा, और एस जयशंकर का यह सारा क्वाड की तरफ ही था। तो कुल मिलाकर भारत हमेशा जो है कि क्वाड के सैन्यकरण का विरोधी रहा है, लेकिन क्वाड के सैन्यकरण और मालाबार सैन्य अभ्यास में अंतर यह है कि सैन्यकरण का मतलब यह है कि जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो चारों देशों की सेनाएं उस चीज को मिलजुल कर काउंटर करने का प्रयास करें। यहां पर भारत जो है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जब ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है तो इसका मतलब है कि अपनी नेवी को वह इस रूप में सक्षम बनाना चाहता है कि जो कि वर्तमान चुनौतियों में उसको दिखाई देती। अर्थात जब भी हम सैन्य एक्सरसाइज करते हैं हमारा उद्देश्य होता है कि इंडिया के सामने कौन कौन सी चुनौतियां नेवी को फेस करनी पड़ सकती है और कैसे इंडिया की नेवी उसको टेकल कर सकती है, और वो भी अकेले। हम इस चीज का प्रयास करते हैं। अब लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सैन्यकरण कर लिया जाना चाहिए, तो प्रश्न आएगा कि भारत को लाभ क्या मिलेगा। तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जिस प्रकार का तनाव बना हुआ है उससे देखते हुए भारत को जो है कि क्वाड के सैन्यकरण को बढ़ाना जाए। ऐसा देखा जाता रहा है कि भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन जो है कि लद्दाख के उस क्षेत्र को छोड़ने को राजी नहीं हो रहा है, जहां पर पहले दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी और कई बार जो है कि इस पर बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन भारत जो है कि भारत की जितने भी प्रयास हैं वह चीन उसको गंभीरता से नहीं लेता। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि क्वाड के सैन्यकरण से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नेविगेशन सुनिश्चित हो सकेगा और साथ ही साथ क्षेत्र की सुरक्षा में भी इजाफा होगा, और क्वाड ग्रुप के सदस्य देशों का जो लक्ष्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, वो भी पूरा हो सकेगा। क्वाड के सैन्यकरण से भारतीय नौसेना की क्षमता में भी इजाफा होगा और भारत के इस ग्रुप के माध्यम से सैन्य क्षेत्र में काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि क्वाड ग्रुप अमेरिका जैसे अत्याधुनिक शक्तियां इसमें क्या होंगी, शामिल हो जाएंगे अगर हम सैन्यकरण कर लेते हैं। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि क्वाड को एशिया का नाटो बना दिया जाए, जो कि चीन कहता आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्वाड में शामिल सभी देश अगर साथ आ जाएं तो चीनी ड्रैगन को आसानी से काबू में किया जा सकता है। लेकिन भारत ने जैसा कि क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि चीनी ड्रैगन हो या कोई दूसरा सुपर पावर, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा सुपर पावर है और चीन को वो आसानी से टैकल कर सकता है। अब वो परिस्थितियां नहीं रही जो 1960 के दशक में हमने देखा था या जो हमारी पॉलिसी थी, अब वो भी नहीं रही। तो क्वाड बनाम चीन की स्टिंग ऑफ पल्स की नीति, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं।
क्वाड के सैन्यकरण के माध्यम से भारत जो है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को भी जवाब दे सकता है। प्रश्न आएगा कि आखिर यह जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति क्या है, तो जापान से लेकर अफ्रीका तक विस्तारवादी नीतियों को लागू कर चीन अपनी मोतियों की माला अर्थात स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के तहत दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर के छोटे छोटे देशों में सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अड्डों का निर्माण कर रहा है और भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। चीन बांग्लादेश म्यांमार में नेवल बेस स्थापित कर रहा है और दोनों ही देशों को चीन जो है कि हथियार और अन्य सैन्य जो कि साजो सामान है वो दे रहा है। चीन मालदीव में भारत से मात्र कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर एक कृत्रिम जो है कि आइलैंड का निर्माण कर रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को उसने 99 साल के लिए लीज पर लिया है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अभी उसने नेवल बेस के रूप में विकसित किया है। आने वाले समय में उसकी जो नजर है वह कंबोडिया में भी एयरबेस स्थापित करने की है और इस तरह से अन्य कई जगहों पर वह भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। अगर ऐसा वो प्रयास कर रहा है तो भारत को भी क्या करना चाहिए, क्वाड का सैन्यकरण करके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति का जवाब देना चाहिए। कुछ लोगों का मानना यह है। क्वाड का सैन्यकरण और अन्य देशों के संदर्भ में बात करते हैं तो क्वाड के सैन्यकरण से हिंद प्रशांत क्षेत्र में के जो कई देश हैं अपना हित साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि चीन का इस क्षेत्र में कई देशों के साथ संघर्ष है। अर्थात ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वह यह चाहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित, बल्कि कई देश यह चाहते हैं कि इसके माध्यम से क्या करें, वह जो है कि भारत का प्रयोग करके या भारत की सैन्य क्षमता का प्रयोग करके वह चीन को वापस ढकेलें। जापान चीन के साथ एक निर्जन द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है जिसका आपको नाम पता ही है, नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में सबको बता दीजिएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया के पास भी सोलोमन द्वीप पर चीन नेवल बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो सोलोमन द्वीप है इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। वीडियो चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो मैं दिखा देता, खैर अगला टॉपिक आएगा, कभी ना कभी तो जरूर दिखा देंगे। और चीन के साथ अमेरिका का जो है कि जो ट्रेड वॉर है उसके काउंटर करने के लिए सभी देश ये चाहते हैं कि वह इसके सैन्यकरण को बढ़ावा दे। लेकिन भारत ने जैसा कि हमेशा कहा है कि भारत का उद्देश्य हमेशा यह है कि चाहे वह दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र हो, हिंद महासागर का क्षेत्र हो, कहीं पर भारत हर तरीके से खुद सक्षम है। इसलिए जो देश दूसरे अपने हितों को साधने के लिए क्वाड के सैन्यकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं वह उसमें शामिल नहीं हुआ। प्रश्न आएगा कि क्वाड ग्रुप को लेकर भारत की विदेश नीति की चिंताएं क्या हैं। देखिए मैं कुछ चीजों को स्क्रीन से जल्दी से पढ़ के हटा दे रहा हूं, मैं इसका पीडीएफ दूंगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हालांकि सुन ही रहे होंगे, तो उसमें आपको कोई चीज मिस नहीं होगी। सभी चीजें जो लिखी हुई थी, जो मैंने आपको अंडरलाइन नहीं किया, वो मैंने पढ़ दिया। आप उसके लिए चिंतित मत होइएगा, बाकी पीडीएफ आपके पास जाएगा, डिटेल में आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। तो अब प्रश्न आएगा कि आखिर भारत की चिंताएं क्या हैं कि क्वाड ग्रुप को लेकर। तो क्वाड ग्रुप के सैन्यकरण को लेकर भारत की अपनी चिंताएं हैं। भारत को लगता है कि इससे चीन की भारत के प्रति नाराजगी काफी बढ़ जाएगी। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, यह जो लाइन है अब भारत इससे काफी ऊपर उठ चुका है। बस भारत यह नहीं चाहता है कि वह किसी प्रकार के विवाद में उलझे, लेकिन भारत के जो चीन के प्रति नाराजगी है अब भारत इसको इतना सीरियसली नहीं लेता। हमने स्टार्टिंग में लिया था, उद्देश्य था कि हम जो है कि विकास की प्रक्रिया में भारत और चीन दोनों मिलकर कार्य करेंगे, लेकिन चीन ने जिस प्रकार की गतिविधियों का अंजाम दिया है भारत अब इससे उबर चुका। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि क्वाड ग्रुप के सैन्यकरण का तात्पर्य है भारत का अमेरिका की गुट में पूरी तरह से चला जाना, जबकि भारत हमेशा से ही गुट निरपेक्ष की नीति पर बल देता है। इसलिए भारत नहीं चाहता कि जो है कि इसमें शामिल हो। भारत जो है कि एशिया में चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका का मोहरा नहीं बनना चाहता। और ये भी एक भारत की चिंता है, क्योंकि भारत के कई लोगों का कहना है कि अमेरिका का कोई अपना हित नहीं है, वह चीन को काउंटर करने के लिए भारत का प्रयोग करना चाहते हैं। प्रश्न आएगा कि क्वाड ग्रुप के अस्तित्व को आने में लेकर क्या क्या चुनौतियां आती हैं। ये जो चीजें हैं ये चूंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आगे मैं जब पीडीएफ दे रहा हूं उसमें पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में बहुत सी चीजों को मैंने बताया है, उसके आधार पर सोचने का प्रयास करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।